नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए अपने एनसीईआरटी सीरीज के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। 11वीं की इकोनॉमी की एनसीईआरटी में आज हमारा मुद्दा है रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। यानी कुल मिला करके हम रोजगार और श्रमिकों के मुद्दे पर टिके रहेंगे। इस चैप्टर में खास बात यह है कि एनसीईआरटी में किस्से कहानियां बहुत दी हैं, बहुत प्रकार के किस्से दिए हैं, बहुत प्रकार की कहानियां दी हैं। हमने उन किस्से कहानियों के बीच से जो आपके काम वाली चीजें हैं वो निकाली है, क्योंकि जो हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं वो 11वीं की एनसीईआरटी को यूपीएससी एग्जाम के नजरिए से पढ़ा रहे हैं। तो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए इस चैप्टर में जितनी काम वाली बातें हैं हम आपको उतनी बता देंगे, और जो काम वाली बातें नहीं हैं उनको हम छोड़ के चलेंगे। तो आइए सीधे प्रवेश करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। तो मुद्दा है रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। सबसे पहले बात जिस पर एनसीईआरटी डिस्कशन करती है वो श्रमिक और रोजगार की बात करती है। किसकी बात करती है? तो श्रमिक और रोजगार की बात कहती है। सबसे पहली परिभाषा वो श्रमिक की ही बताती है। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अगर इसको और आसान कर दें, जो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है दरअसल वही हमारी राष्ट्रीय आय होती है। समझना बात को। तो हम कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आय में नेशनल इनकम में योगदान देने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं को, सभी कार्यकलापों को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी अगर आपके सामने एक बात उठे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते किसे हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते किसे हैं, तो सीधी सी बात वो होती है कि देश के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं, देश के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनसे देश को कुछ न कुछ आय होती हो, उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अगर हम पहाड़ों पर घास काट करके बेच दे रहे हैं, एक पहाड़ का मजदूर घास काटता है और उस घास को बेचता है, यह सच है। अब दुर्गम क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां कई लोग घास काट करके थोड़ा सा पहाड़ से नीचे उतर करके मैदान के क्षेत्र में आते हैं, जिन्होंने वहां गाय वाय पाली है उनको अपनी घास बेचते हैं, उससे पैसा पाते हैं। यह भी आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उसी पैसे से उनका घर चल रहा है, रोजगार काम चल रहा है, जीवन चल रहा है, उसी से उनकी परचेजिंग पावर बन रही है, वो कुछ खरीदारी कर रहे हैं। अर्थात घास काटने से लेकर के, और इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करता है ना, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया, वहां तक कोई भी आर्थिक क्रिया यदि देश को उससे आय प्राप्त हो रही है, व्यक्तियों को उससे आय प्राप्त हो रही है, समूहों को आय प्राप्त हो रही है, समाजों को आय प्राप्त हो रही है, ये सारे कोई भी क्रियाकलाप कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसे आर्थिक क्रियाओं के तहत लेते हैं। यहां आर्थिक क्रियाएं विभिन्न प्रकार की हैं। हम नाम गिनाने लगे तो शायद घंटों लग जाए। हमने एक मुहावरे का प्रयोग किया कि घास काटने से लेकर के हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह छोड़ते हैं, उससे भी देश को आय होती है। तो जितने भी प्रकार के कार्य हम करते हैं, जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप हमारे देश में होते हैं जिनसे कुछ आय प्राप्त होती है, ये सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती। कुल मिलाजुला करके निष्कर्ष ये रहा कि पूरे देश में संपन्न होने वाली वे समस्त कार्य, समस्त क्रियाएं जिससे देश को इनकम प्राप्त होती है, देश की राष्ट्रीय आय बनती है, देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनता है, वे सारे के सारे कार्य आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। हां, कुछ न कुछ आय होनी चाहिए, कुछ न कुछ आय होनी चाहिए, किसी न किसी भी व्यक्ति की परचेजिंग पावर क्रिएट होनी चाहिए। देश के अंदर क्या होता है, हम कुछ कर रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, और उससे अगर हम कुछ इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उससे हमारी परचेजिंग पावर बन रही है, खरीदारी की क्षमता बन रही है, हम उससे अपना घर परिवार चला रहे हैं, तो हम भी देश हैं, हम भी देश के एक हिस्से हैं। तो ये मिट्टी खोदने से ही जो हमारी परचेजिंग पावर बन रही है,
जो हमारी आय हो रही है यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, और यही सबकी आय मिलकर के राष्ट्रीय आय बन जाती है। तो कुल मिला जुला करके निष्कर्ष अगर बात करें कि आपसे पूछा जाए कि आखिर आर्थिक क्रिया कहते किसे हैं, तो सीधी सी बात है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले, अर्थात राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले सभी कार्यों को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो। अब दूसरी मुद्दा है कि श्रमिक किसे कहते हैं। तो याद रखना, इन आर्थिक क्रियाओं में जो लोग भी संलग्न होते हैं वे श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च हो या निम्न, किसी भी स्तर पर काम कर रहे हैं। यहां उच्च और निम्न का संबंध स्किल से है, यानी देश में जितनी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न हो रही है उसमें जो लोग भी भाग ले रहे हैं वे श्रमिक हैं। कुछ भी वेतन है वो श्रमिक है। यहां जो उच्च और निम्न शब्द का प्रयोग किया गया है, उच्च और निम्न से आशय उनके स्किल से है। मान लीजिए कोई गड्ढा खोदने का काम करता है, मनरेगा में मजदूरी करता है, वो भी आर्थिक क्रिया है, वो भी श्रमिक है, लेकिन उसके लिए किसी विशेष हुनर की जरूरत नहीं है, किसी विशेष स्किल की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति जो किसी बड़ी कंपनी का प्रबंधन कर रहा है, कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई व्यक्ति स्पेस के लिए काम कर रहा है, कोई व्यक्ति मेडिसिन सेक्टर के लिए काम कर रहा है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके काम में बहुत बड़ा हुनर लगता है उसे हम उच्च क्रियाएं कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके काम में हुनर कम लगता है, ज्ञान कम लगता है, उसे निम्न क्रियाएं कहते हैं। कुल मिलाजुला करके बात यह है कि श्रमिक सभी हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, चाहे वो उच्च कार्यों में लगे हुए हैं या निम्न कार्यों में। तो बात दो क्लियर हुई। एक बात क्लियर हुई कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, और दूसरी बात क्लियर हो गई कि श्रमिक किसे कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, अगर हम एक ऐसे ढांचा बनाएं कि राष्ट्रीय आय, थोड़ा पतला करते हैं इस पेन को, ठीक, अगर हम कहें कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जिन जिन कार्यों से प्राप्त होती है उन कार्यों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और वे लोग जो इन आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं वे श्रमिक कहलाते हैं, ठीक, वे क्या कहलाते हैं? श्रमिक कहलाते हैं। ये दो बातें तो क्लियर हो गई। अब अगर कुछ आंकड़ों की बात करें कि आखिर भारत की श्रम शक्ति के हालात क्या हैं, एनसीईआरटी आंकड़ों का प्रयोग करती है वर्ष 2011-12 की। तो 2011-12 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग 473 मिलियन आंका गया। यानी भारत में जितने लोग काम करने वाले हैं उनकी संख्या है 473 मिलियन, ठीक। जब हम श्रम शक्ति की बात करते हैं तो उन लोगों की बात करते हैं जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक। तो भारत में कहा रहा है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि हमारी श्रम शक्ति का आकार क्या है? 473 मिलियन। अगली बात यह लिखी जा रही है, देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात भी शहरी श्रम बल से अधिक है। श्रम बल का मतलब होता है जनसंख्या का वह वर्ग जो काम में लगा हो, जो काम कर रहा हो। अब चूंकि अधिकतर जनसंख्या कहां है? गांव में है। अधिकतर जनसंख्या कहां है? गांव में है। इसलिए जब हम जनसंख्या में श्रम बल का अनुपात निकालते हैं तो ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल के अनुपात से अधिक है। यह सब स्टेटमेंट याद रखना, यूपीएससी में पूछा जाता है। यानी जब श्रम बल के आंकड़ों की बात करते हैं, जब श्रम बल के अनुपात की बात करते हैं, जब हम श्रम बल के अनुपात की बात करते हैं, तो जब तुलना करते हैं ग्रामीण से और शहरी से, ग्रामीण क्षेत्र कह लो और शहरी क्षेत्र कह लो, तो जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हमें दिखता क्या है कि श्रम बल का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, किसकी तुलना में? शहरी क्षेत्रों की।
तो श्रम बल का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। अगर देखा जाए तो जो ये 473 मिलियन श्रमिक हैं, इन 473 मिलियन में 3/4 श्रमिक ग्रामीण ही हैं, यानी इनका 3/4 3/4 श्रमिक ग्रामीण श्रम बल का हिस्सा है। यह आंकड़े स्पष्ट पुष्ट कर देते हैं कि हमारा ग्रामीण श्रम बल शहरी श्रम बल की तुलना में बड़ा है, मजबूत है। साथ ही साथ जब हम थोड़ा सा पुरुष और स्त्री के आधार पर श्रम बल को देखते हैं तो देखते हैं कि भारत के श्रम बल, श्रम शक्ति में या भारत में श्रम बल में या भारत में श्रम शक्ति में पुरुषों की बहुलता है। यानी जो भी भारत की श्रम शक्ति है, जितने भारत में काम करने वाले लोग हैं, जो भारत का श्रम बल है, जब उनको लैंगिक नजरिए से देखा जाता है, पुरुष और महिला के चश्मे से देखा जाता है, तो हमें पुरुषों की बहुलता दिखती है। आंकड़े कहते हैं कि श्रम बल में लगभग 70% पुरुष हैं तथा शेष क्या है? ठीक, शेष महिलाएं हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस शेष महिलाओं में बाल श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है। यद्यपि शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन यह तब होगा कि जब हम बाल श्रम से एकदम मुक्त हो जाएंगे। यानी कुल मिलाजुला करके निष्कर्ष कहें तो इस पूरे के पूरे श्रम बल को जब हम लैंगिक नजरिए से देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे श्रम बल में भी पुरुष प्रधानता है। श्रम बल में भी 70% पुरुष ही हैं, शेष 30%, लगभग 30% के आसपास महिलाएं हैं। अगर हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अलग अलग लैंगिक नजरिए से देखें, हमने पूरे देश के श्रम बल को लैंगिक नजरिए से तो देख लिया, और जब पूरे देश के श्रम बल को लैंगिक नजरिए से देखा तो हमें एक पुरुषवाद मिलता है, पुरुष वर्चस्व मिलता है। अधिक श्रम शक्ति पुरुषों की ही है, पुरुष ही ज्यादा कार्य में हैं। किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर श्रम बल में पुरुष अधिक हैं तो इसका मतलब हमारी ढेर सारे महिलाएं काम से अछूती हैं। यानी ढेर सारे महिलाओं की योग्यता का, प्रतिभा का, श्रम का लाभ देश को नहीं मिल पा रहा। समझिएगा बात को, यह बात समझने वाली है। और इसीलिए अभी एक कॉन्सेप्ट आया 100 माइल का कॉन्सेप्ट। 100 माइल का कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी मैं एनसीईआरटी के बाहर निकल रहा हूं। 100 माइल का कॉन्सेप्ट कहा गया है कि देश में स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई का संकुल बनाया जाए और प्रत्येक 100 मील में एक एमएसएमई के क्लस्टर की स्थापना की जाए। यानी कुछ यूं किया जाए कि जो ये आपका देश है या जो आपका देश है, लक्ष्य मुझसे सही नहीं बनते हैं, ठीक, तो जो आपका देश है इसको ऐसे 100 माइल में ऐसे वर्गीकृत कर लिया जाए और यहां पर किसी विशेष उत्पादन का, जो उत्पादन यहां पर किसी विशेष उत्पादन की स्मॉल इंडस्ट्री का क्लस्टर लगा दिया जाए। यहां क्लस्टर लगा दिया जाए। किसका क्लस्टर लगा दिया जाए? मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का, यानी छोटे छोटे उद्योगों का क्लस्टर लगा दिया जाए। यहां भी ऐसे ही कर दिया जाए, यहां भी ऐसे ही कर दिया जाए, यहां भी ऐसे ही कर दिया जाए। यानी ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल आया है, कॉन्सेप्ट आया है कि हर 100 मील के इर्द गिर्द में एक औद्योगिक समूह काम कर रहा। ऐसा क्यों है? दरअसल देखा गया कि भारत अपने महिला श्रम से वंचित रह जा रहा है, अपनी महिलाओं की प्रतिभा से वंचित रह जा रहा है, अपने बेटियों के पसीने से वंचित रह जा रहा है। और यह इस देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जो देश अपनी तरक्की में अपनी महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करता है, शामिल नहीं करता है, वह देश तरक्की की सिर्फ इबारतें पढ़ता है, इबारतें बना नहीं पाता है। हम एक महिला वर्ग को ही छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है व्यवस्थाएं ऐसी बनाइए, आर्थिक नीतियां ऐसी बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाइए कि वो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समाहित करे।
कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा लचीलापन हो जो आपकी सामाजिक मान्यताओं से मेल खाता हो। अब कहोगे ये कौन सी बात है? दरअसल बात कुछ यूं है कि भारत में परिवार विवाह बड़ी प्रभावी संस्था है और होना भी चाहिए। इस पूरी की पूरी व्यवस्था की जो नींव है ना, वो परिवार और विवाह पर टिकी हुई है। मानव सभ्यता बहुत विकसित हो गई, आज तक परिवार और विवाह का विकल्प नहीं निकाल पाई। जिसे हम विवाह कहते हैं, अन्य संस्कृतियों में किसी और नाम से जानते हैं, किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक विवाह और परिवार का विकल्प नहीं निकला। और जब जब इसके विकल्प निकालने की कोशिश की गई, हाथ में अराजकता ही आई है। पूरी दुनिया को विवाह और परिवार नाम की जो संस्था, यह भारत की देन है। इसीलिए भारत सबसे पहले और सबसे बेहतर सभ्यता के दावे ठोका करता है। भारत कहता है जब पूरी दुनिया जंगलों में यावर बन के घूम रही थी तो हम नक्षत्रों को संज्ञा दे रहे थे। कभी गौर कीजिएगा आप लोगों, जब पूरी दुनिया को स्पेस पता ही नहीं था, अंतरिक्ष पता ही नहीं था, तो भारत नक्षत्रों को संज्ञा दे रहा था। वो आकाश गंगाओं का नाम रख रहा था। आकाश गंगा किसने दिया? नक्षत्र शब्द किसने दिया? सूर्य चंद्रमा ग्रहों के नाम किसने दिया? भारत ने दिया सबसे पहले। कितनी बड़ी हमारी मनीषा थी। सबसे पहले विवाह और परिवार भी हमने ही दिया, तो हमारे यहां उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। होता क्या है कि आमतौर पर विवाह के बाद महिलाएं अपना घर संभालने लगती हैं, पुरुष बाहर काम करने चले जाते हैं, तो महिलाएं ढेर सारा यात्राएं नहीं कर पाती है, वो प्रवासी नहीं हो पाती है। कहा गया कि अगर हम ऐसा औद्योगिक करेंगे कि हर महिला के यहां कोई महिला है, यहां कोई भारत की बेटी है, अगर इस महिला के 100 मील के दूर में ही उद्योग रहेगा, काम रहेगा, रोजगार रहेगा, तो अपने परिवार को संभालते हुए यह महिला श्रम शक्ति में अपना योगदान दे पाएगी, देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगी। यही है 100 माइल का कॉन्सेप्ट। अर्थात एक महिला कहीं भी खड़ी हो, उसके 100 मील के ही रेंज में कारखाने होने चाहिए, उसके 100 मील के रेंज में ही कोई न कोई आर्थिक गतिविधियां होनी चाहिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाना उसके लिए आसान हो और वह भारत के श्रम बल में अपना हिस्सा बढ़ा सके। तो बात कुल मिला जुला करके ये निकल करके आई कि ठीक पुरुषों की बहुलता है और इस पुरुषों की बहुलता, महिलाओं की बहुलता कम है। इसके लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। हमने 100 माइल का कॉन्सेप्ट बताया, स्टैंड अप इंडिया पर भारत सरकार काम कर रही है। महिलाओं को उद्यमी के रूप में तब्दील करने के लिए उनको लोन इत्यादि दिया जा रहा है। हमारे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो महिला संचालित हैं, करीब 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसी बजट में बात कही गई, उनको इकट्ठा करके स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बनाए जा रहे हैं। भारत कल्पना कर रहा है आज के 10 साल बाद कि देश में ढेर सारी महिला उद्यमी होंगी, ताकि श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके। अगर हम श्रम बल को थोड़ा गांव और शहर के नजरिए से देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का 1/3 है। यानी जो भी गांव का श्रम बल है, गांव में जितने लोग काम करते हैं, उनका 1/3 क्या है? महिलाएं। ठीक, वही शहरों में केवल 20% महिलाएं ही श्रम बल में भागीदारी पाई गई हैं। यानी गांव की कुल श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 33%। वहीं शहरों में कुल श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 20%। अर्थात श्रम बल में शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं की तुलना में पीछे हैं। इसकी वजह क्या है? इस पर आगे चर्चा भी की गई है। ठीक, एक बात और कही गई है महिलाओं की नजरिए से कि महिलाएं खाना बनाने, पानी लाने, ईंधन बीनने के साथ साथ खेतों में भी काम करती हैं। उन्हें नकद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती है। याद रखिए, कितने ही मामलों में कुछ भुगतान भी नहीं किया जाता। इसी कारण इन महिलाओं को श्रमिक बल में शामिल नहीं किया जाता। याद रखिएगा, जो हम 1/3 श्रमिकों का आंकड़ा देख रहे हैं, यह आंकड़ा बहुत कम है। इससे ज्यादा ग्रामीण महिलाएं काम करती हैं। चूंकि गांव में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसमें जो महिलाएं शामिल हैं,
1/3 जो श्रम बल की बात कर रहे हैं, यह उन महिलाओं का आंकड़ा है जिन्हें भुगतान किया जाता है। लेकिन गांव में महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो घर में खाना बनाता है, उसे सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूर जहां पानी के संकट वाले जगह है, वहां महिलाएं ही सर पर बड़ा बड़ा पानी ढोकर के लाती हैं। वही धन बीनने का काम करती हैं, खेतों में मजदूरी की काम करती हैं, परिवार के बड़े बुजुर्गों बच्चों की देखभाल करती हैं। इनके लिए इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता, कोई मजदूरी नहीं मिलती, इसलिए काम करते हुए भी ये श्रम बल के बाहर रहती हैं। इन्हें श्रम बल में शामिल नहीं किया जाता है। बात ये रही। अब थोड़े से, ये तो रही श्रमिक, महिला के नजरिए से, पुरुष के नजरिए से, ये सब बातें रही। अब एक टॉपिक है जिस पर चर्चा एनसीईआरटी में किया गया है, वह है लोगों की रोजगार में भागीदारी। ठीक, एक शब्द आता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात। ठीक, श्रमिक जनसंख्या अनुपात शब्द का प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है कि किस देश में रोजगार की स्थिति क्या है। नाम से यह स्पष्ट है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, अर्थात कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात क्या है। कुल जनसंख्या में कितने लोग हैं जो काम धंधा कर रहे हैं, कुल जनसंख्या में कितने लोग हैं जो आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं, इन सब का सूचक क्या है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात। सीधे सीधे श्रमिक जनसंख्या अनुपात बताता है कि आपकी कुल जनसंख्या में कामकाजी लोग कितने हैं, काम धंधा करने वाले लोग कितने हैं। इसी बात को एनसीईआरटी लिख रही है कि जो यह श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, वह इस बात को जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात बताता है कि देश का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें पॉपुलेशन का कितना परसेंट हिस्सा सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। यदि मान लीजिए किसी देश का श्रमिक जनसंख्या अनुपात अधिक हो या अनुपात अधिक हो, तो उसका सीधा सा मतलब है कि जनता की काम में भागीदारी अधिक होगी, यानी उस देश के ढेर सारे लोग काम धंधा कर रहे हैं। यदि अनुपात मध्यम है या श्रमिक जनसंख्या अनुपात मध्यम है तो इसका या कम है, तो इसका सीधा अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है। यानी अनुपात कम है, इसका मतलब जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है, इसे बैठा हुआ है। मध्यम है, इसका मतलब जनसंख्या का मध्यम हिस्सा, आधी जनसंख्या ऐसे बेकार बैठी हुई है। उच्च है तो मतलब ढेर सारे लोग काम जनसंख्या कर रहे हैं। तो किसी भी देश के लोगों की रोजगार में भागीदारी कितनी है, इसका सीधा सा इंडिकेशन होता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात। श्रमिक जनसंख्या अनुपात बताता है कि किसी देश की जनसंख्या में कितने लोग काम धंधे अर्थात रोजगार में संलग्न हैं और कितने लोग रोजगार में संलग्न नहीं हैं। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 35 श्रमिक हैं, यानी 100 में से 35 अर्थात 35% लोग काम धंधा कर रहे हैं। अगर 100 की जनसंख्या है तो उसमें से 35 लोग क्या है, वो काम कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है। ठीक, शहरी क्षेत्रों में, ये पूरे देश का है, 100 व्यक्तियों में 35। शहरी क्षेत्रों में अगर इनके आंकड़ों की बात की जाए तो यह अनुपात लगभग 24 है। ग्रामीण भारत में यह अनुपात लगभग 35 है। आप कहोगे ऐसा अंतर क्यों है? ठीक, ऐसा अंतर क्यों है? ठीक, तो ऐसा अंतर इसलिए है कि दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित है, इस कारण रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है। शहरों में क्या होता है कि मान लो किसी परिवार का एक व्यक्ति खूब पैसा कमा रहा है तो ढेर सारे उस परिवार के अन्य लोग काम नहीं करते। गांव में उच्च आय के अवसर सीमित है तो परिवार के तकरीबन सभी लोग काम धंधा करते हैं, इसलिए श्रम बल में, श्रम बाजार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाती है। समझना बात को। साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण, जब हम दोनों क्षेत्रों को पुनः लैंगिक नजरिए से देखते हैं तो शहरी और ग्रामीण दोनों ही वर्गों में पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है, यानी पुरुष ज्यादा श्रम शक्ति में हैं।
शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिला भागीदारी का अंतर बहुत बड़ा है। केवल 15% शहरी महिलाएं ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त दिखाई देती हैं। यानी महिलाओं की कुल जनसंख्या जो शहरी जनसंख्या है, यानी शहर में कितनी महिलाएं हैं, उनमें से देखा जाता है तो 15% महिलाएं ही काम करती हैं, 85% महिलाएं काम क्यों नहीं करती? क्यों ऐसा है? तो उसकी एक वजह है। वजह यह देखी गई है, ठीक, कि जहां कहीं भी वजह यह देखी गई है कि जहां कहीं भी पुरुष पर्याप्त रूप से उच्च आय अर्जित करने में सफल रहते हैं, परिवार की महिलाओं को घर से बाहर रोजगार प्राप्त करने से प्रायः निरुत्साहित किया जाता है। आप देख लीजिएगा, जिस परिवार का पुरुष, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूं, जिस परिवार का पुरुष बहुत पैसा कमा रहा है, उस परिवार की महिला सुबह से शाम फैशन में ही व्यस्त है, वो शॉपिंग करने में ही व्यस्त है, वो रील बनाने में ही व्यस्त है, टेलीविजन पर सास बहू के सीरियल देखने में ही व्यस्त है। लेकिन जिस परिवार के पुरुष कम इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो उन पर आर्थिक दबाव होता है, तो सुबह टिफिन का डिब्बा लेकर के पैक करके पत्नी पति को देती है और एक टिफिन का डिब्बा अपने पैक करती है। पति भी काम पर निकलता है, पत्नी भी काम पर निकलती है, क्योंकि उन पर आर्थिक दबाव बहुत अधिक है। इसलिए जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे या कस्बाई क्षेत्रों में जाओगे या आर्थिक स्थितियों के आधार पर जाओगे तो मिडिल क्लास की महिलाएं ज्यादा कामकाजी होती हैं, उच्च वर्ग की महिलाएं कामकाजी नहीं होती हैं, उनकी संख्या कम है, वो समाज में दिखती हैं आगे, लेकिन एक्चुअल में वो काम कर नहीं रही होती हैं, उत्पादन क्रियाओं में संलग्न नहीं रह रही होती। तो यह बात सामाजिकरण के तौर पर देखी गई है कि जहां कहीं भी पुरुष उच्च आय प्राप्त करने में सफल हैं, वे अपने घर की महिलाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निरुत्साहित करते हैं, और इसमें महिलाओं का भी योगदान है, वे काम नहीं करती हैं। इसलिए शहरी श्रम बल में महिलाओं का जो हिस्सा है वो कम है। साथ ही साथ एक बात और बार बार उठती है कि महिलाओं द्वारा की जाने वाली जितनी भी घरेलू गतिविधियां हैं उनको आर्थिक या उत्पादन कार्य नहीं माना जाता है। ठीक, क्या यह सही है? महिला सुबह से शाम, भाई सिंपल सी बात है, एक परिवार है, चलो 2-4 बच्चे हो, पति हो पत्नी हो, पति बाहर काम कर रहा है, अगर सुबह से शाम तक सीसीटीवी लगा दो तो उस घर की महिला जितना पति बाहर काम कर रहा है उसके 4 गुना घर के अंदर करती है। मैं 4 गुना की बात कर रहा हूं, 4 गुना अधिक करती है, लेकिन फिर भी इन्हें आर्थिक कार्य नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके बदले उसे अपने घर में कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। पति 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 35,000 रुपये बाहर से कमा कर आ रहा है तो बीवी को धौंस दे रहा है, और उसके बीवी के कार्यों का मूल्यांकन कर लिया जाए तो लाख रुपए का काम कर रही है, लेकिन इन्हें उत्पादन कार्य नहीं माना जाता है क्योंकि इससे कोई इनकम नहीं हो रही। यह सच है कि उस महिला की जगह हटा दिया जाए और कहा जाए कि हम एक कोई अन्य महिला रखेंगे जिसको पेमेंट पर, तो जितना बाहर से कमा के साहब आए हैं उनकी तनख्वाह से अधिक पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ऐसी हमारा सोशल स्ट्रक्चर है कि घर की महिलाएं जो कुछ भी काम करती है उसको उत्पादन, उसका चूंकि भुगतान नहीं मिलता है, इसलिए उत्पादन का हिस्सा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि रोजगार की यह संकीर्ण परिभाषा है, और रोजगार की यह संकीर्ण परिभाषा देश में महिला वर्ग की श्रम बल में भागीदारी को नहीं मानती है। यही रोजगार की संकीर्ण परिभाषा है कि भुगतान नहीं मिल रहा, पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो उनको हम आर्थिक उत्पादन का हिस्सा नहीं मानेंगे और उनको श्रम बल में उनको हम शामिल नहीं मानेंगे। ठीक, चूंकि उनको श्रम बल का हिस्सा नहीं माना जाता है, इसलिए भी श्रम बल में उनका हिस्सा कम है। और यही वजह है कि देश में जो महिला श्रमिक है, ठीक, उनकी संख्या कम हो जाती है। यानी एक्चुअल में महिला ढेर सारी काम कर रही हैं, लेकिन आंकड़ों में महिला कम दिख रही हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास 100 महिलाएं हैं, 100 महिलाएं हैं जो देश में किसी न किसी स्तर के उत्पादन में सक्रिय हैं, जो देश में किसी न किसी उत्पादन में सक्रिय हैं। लेकिन हो सकता है कि इनमें से 70 महिलाएं घरेलू उत्पादन में सक्रिय हैं,
और इसका उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है, भुगतान नहीं मिल रहा है, तो इन्हें श्रम बल का हिस्सा नहीं माना जाता है। 30 महिलाएं हैं जो कहीं बाहर काम कर रही हैं, इसकी ये वेतन पा रही हैं या पेमेंट पा रही हैं, इन्हें ही उत्पादन का हिस्सा माना जाता है। यह जो हमारी संकीर्ण धारणा है, यह भी महिलाओं की श्रम बल में हिस्सेदारी को कम कर देती है। आंकड़े इसके कम निकल करके आ पाते हैं। ये रहा भाई श्रम बल में हिस्सेदारी, रोजगार इत्यादि। अब थोड़ी बात करते हैं हम स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक। ये क्या है? देखो, स्वनियोजित मतलब अपना काम धंधा कर रहे हैं, भाड़े के श्रमिक का मतलब दूसरे के यहां काम धंधा कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? हम अपनी दुकान खोल करके बैठ गए हैं, अपनी आटा चक्की लगा लिए हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम ही किसी दूसरे की दुकान पर काम कर रहे हैं, दूसरे की आटा चक्की पर आटा पीस रहे हैं, तो हम भाड़े के श्रमिक हैं। मूल अंतर यही होता है। अगर स्वनियोजित और भाड़े के श्रमिकों की बात की जाए तो भारत में पुरुष और महिला श्रमिकों के 50% से अधिक तो स्वरोजगारी वर्ग में ही आते हैं। कुल जो श्रम बल है देखा जाए तो 50% से अधिक तो स्वरोजगार में ही आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्वरोजगार ही देश की आजीविका का सबसे प्रमुख स्रोत है। स्वरोजगार ही देश की आजीविका का सबसे प्रमुख स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है। अनियमित जो मजदूरी कार्य है, ठीक, अगर हम पहले स्रोत की बात करें तो क्या कहेंगे कि स्वरोजगार। अगर हम दूसरे स्रोत की बात करें सेकेंड लेवल पर, कि चलिए भैया भारत में जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है क्या कि स्वरोजगार। अगर हम सेकेंड लेवल पर बात करें, हम दूसरे स्रोत की बात करें, दूसरे प्रमुख स्रोत पर आए, तो हम कह सकते हैं जो अनियत मजदूरी कार्य है, पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार का दूसरा प्रमुख स्रोत है। अनियमित मजदूरी कार्य मतलब ऐसी मजदूरी जिसमें नियमित भुगतान नहीं होता हो, अर्थात नियमित कार्य नहीं मिलता हो। मान लीजिए ऐसा मजदूर जिसे 365 दिन में काम हो, 12 महीनों की तनख्वाह मिलती है, उसे नियमित मजदूर कहते हैं। भारत में मजदूरों में अनियमित मजदूर सबसे अधिक हैं। अनियमित मजदूर का मतलब यह फिक्स नहीं है कि 30 में 30 दिन काम रहेगा, 12 महीने काम रहेगा। किसी के पास 2 महीने काम है, किसी के पास 4 महीने काम है, किसी के पास 6 महीने काम है, इसे कहते हैं अनियमित मजदूर। भारत के रोजगार के आंकड़ों में दूसरे नंबर पर यह अनियमित मजदूर हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था की बुराइयों को बताते हैं कि हम अर्थव्यवस्था के एक बड़े श्रम बल को नियमित मजदूरी से नहीं जोड़ पा रहे हैं। अर्थात हमारे पास जितना बड़ा श्रम बल है उसके हिसाब से हम आर्थिक गतिविधियों का सृजन नहीं कर पाए हैं ताकि हमारे सारे के सारे श्रम बल को नियमित कार्य मिल सके। तो पहले नंबर पर तो स्वरोजगार आता है, दूसरे नंबर पर अनियमित मजदूरी करने वाले लोग आते हैं। अगर तीसरे नंबर की बात किया जाए तो देश के 23% पुरुष नियमित वेतन भोगी हैं। देश के 23% पुरुष क्या है? नियमित वेतन भोगी हैं, यानी जिनको नियमित वेतन मिलता है, सरकारी, प्राइवेट, दुकान, कहीं भी, यानी जिनके पास 12 महीने काम रहता है, इसमें 23% पुरुष आते हैं। और अगर कुल महिलाओं की बात की जाए कि देश में अगर 100 महिलाएं कामकाजी हैं तो देखा गया है कि 21% महिलाएं ही हैं जो नियमित वेतन भोगी हैं। यहां जब हम नियमित वेतन भोगी की बात करते हैं तो यहां पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर बहुत कम है। यहां नियमित वेतन भोगी से मतलब है कि मान लीजिए देश में टोटल 100 पुरुष हैं जो काम कर रहे हैं, इनमें से 23% पुरुष ही क्या है? नियमित वेतन भोगी हैं। अर्थात जो शेष हैं, इस 23 के अलावा जो शेष हैं वह या तो स्वनियोजित हैं, वह स्वनियोजित हैं, और या तो अनियमित हैं। हमने पहले ही कहा कि स्वनियोजित सर्वाधिक हैं, तो यानी इस 23 के बाद जो बचे उसमें फर्स्ट क्या है? स्वनियोजित है, सेकंड क्या है? अनियमित है, थर्ड क्या है? वेतन भोगी है। महिलाओं के मामले में भी यही हालत है। मान लीजिए 100 महिलाएं अगर काम कर रही हैं तो उसमें 21% क्या है? महिला वेतन भोगी है। तो यहां 21 और 23 का आंकड़ा सेम है।
दरअसल हमारे देश में महिलाएं जो घर से बाहर काम करने निकली, जो रोजगार प्राप्त करने निकली, महिलाओं की प्राथमिकता होती है कि हम नियमित वेतन वाले ही काम करें। तो नियमित वेतन भोगियों के मामले में महिला और पुरुषों की स्थिति में बहुत अंतर नहीं है। ये तो एक बात रही। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम फर्मों की, कारखानों की, कार्यालयों में रोजगार की। ठीक, तो याद रखिएगा, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक, भारत में अधिकांश क्षेत्रों के रोजगार का स्रोत प्राथमिक क्षेत्र है। जो द्वितीय क्षेत्र है केवल 24% श्रम बल को नियोजित कर रहा है और साथ साथ 31% श्रमिक सेवा क्षेत्र में संलग्न है। देखो, भारत में समझना, प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र। ठीक, इस तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, खनन, उत्खनन, मछली पालन, वानिकी, ये सब इसी में आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। भारत में कहा जा रहा है कि सर्वाधिक क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में है। सेकेंड लेवल पर क्या है, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में है। जो द्वितीय क्षेत्र है वह थर्ड लेवल पर है। होना उल्टा चाहिए, होना उल्टा चाहिए, ये सेकेंड पर आना चाहिए लेकिन ये थर्ड पर है। अर्थात भारत में द्वितीय क्षेत्र से अधिक तृतीय क्षेत्र का विकास हुआ, उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा सर्विस सेक्टर का विकास हुआ, यह आंकड़े ये बता रहे हैं। साथ साथ अगर हम इसको गांव और शहर के नजरिए से देखें तो ग्रामीण भारत की लगभग, इन आंकड़ों पर ध्यान रखिएगा, ग्रामीण भारत की लगभग 60% श्रम शक्ति कृषि, वन और मत्स्य पर निर्भर है। यह आंकड़े मैं पढ़ के सुना रहा हूं, याद कीजिएगा। 60% श्रम शक्ति कृषि, वन और मत्स्य पर निर्भर है। लगभग 20% ग्रामीण श्रमिक ही, यह पूरे देश की बात नहीं हो रही, देश के ग्रामीण श्रमिकों की बात हो रही है। लगभग 20% ग्रामीण श्रमिक ही विनिर्माण उद्योगों, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में लगे हुए हैं। केवल 20% ग्रामीण श्रमिकों को सेवा क्षेत्र से ही रोजगार मिलता है, किंतु शहरी क्षेत्रों में कृषि और खनन रोजगार के प्रमुख नहीं है। भाई शहर में खेती नहीं करोगे, धान की रोपाई नहीं कोई करेगा, तो शहरी क्षेत्रों में आंकड़े उलट जाते हैं। शहरी क्षेत्र में जहां भी खनन है, जहां भी धरती खोद करके कुछ लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा, कोयला निकाला जाता है, वो शहर तो होगा नहीं, वो गांव होगा, जंगल होगा। इसीलिए कृषि और खनन शहरी क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख मुद्दा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। होटल में कार्यरत है, कॉल सेंटर में कार्यरत है, बैंक में कार्यरत है, स्कूलों में कार्यरत है, अस्पतालों में कार्यरत है। ये सब क्या कहलाते हैं, सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक, शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में लगभग 60% शहरी श्रमिक सेवा क्षेत्र में हैं और लगभग 1/3 शहरी श्रमिक द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। अर्थात शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र रोजगार का प्रमुख अवसर बन के आता है। अगर हम कुछ और आंकड़ों की बात करें तो कह रहा है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है में पुरुष और महिला दोनों ही प्रकार के श्रमिक संकेंद्रित हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि है, मछली पालन है, वानिकी है, खनन है, उसमें पुरुष और महिला दोनों खूब काम कर रहे हैं। अगर हम पुरुष और महिलाओं के नजरिए से देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में महिलाओं का संकेंद्रण बहुत अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र में महिलाओं का संकेंद्रण बहुत अधिक है। इस संकेंद्रण के बहुत अधिक होने का एक कारण है कृषि में महिलाओं की बढ़ती भूमिका। कृषि में किसकी भूमिका बढ़ रही है, महिलाओं की भूमिका। इसे हम एक नाम दिया जा रहा है आजकल, भारतीय कृषि का नारीकरण। कृषि का नारीकरण। दरअसल हुआ क्या है, समझना इस बात को, क्यों हुआ है।
भारत में अगर खेती के मामले को देखा जाए तो भारत में लघु और सीमांत किसान ज्यादा हैं। करीब 84% के आसपास छोटी जोत वाली जमीनें हैं, जहां छोटे लोग किसान हैं। यह छोटा किसान सिर्फ खेती से अपना भरण पोषण नहीं कर पाता है, तो किसान चला गया नौकरी करने शहर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इराक, दुबई, ईरान, कहीं चला गया। परिवार, उसकी पत्नी घर में है, तो घर में जो महिला है अब वो खेत संभाल रही है। यानी खेती में काम करने वाले अगर श्रमिकों को देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं खेत में अब ज्यादा काम कर रही है। इसे ही भारतीय कृषि का नारीकरण कहा गया है। और इन्हीं वजहों से प्राथमिक क्षेत्र में, जिसमें कृषि सबसे बड़ा हिस्सा है, महिला श्रमिकों की संख्या पुरुषों से बढ़ चुकी है। ठीक, लगभग अगर देखा जाए तो कुल प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 57% महिलाएं कार्यरत हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में, यही से यूपीएससी आपसन बनाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में महिलाएं अधिक कार्यरत हैं, प्राथमिक क्षेत्र में पुरुष अधिक कार्यरत हैं। सही कथन का चुनाव कीजिए। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में महिलाएं अधिक कार्यरत हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों है? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है, उस कृषि का नारीकरण हो चुका है। उस कृषि में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और अगर हम जब 57% महिलाएं हैं, तो यानी हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में पुरुषों की संख्या आधे से भी कम है। अब थोड़ी बात करते हैं बेरोजगारी पर। एनसीईआरटी बेरोजगारी पर क्या बात कर रही है इस चैप्टर में? यह चैप्टर इन्हीं छोटे छोटे पहलुओं को सुलझाता है। और हमने सीधे सीधे, अगर हम इस चैप्टर में ढेर सारे किस्से कहानियां हैं, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उनको हटाया और जो काम वाली चीजें फिल्टर करके लेकर के आए। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। ठीक, अब बात करते हैं बेरोजगारी की। तो याद रखिए, देखते हैं कि भाई क्या है बेरोजगारी, किस अवस्था को कहते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत का एक संस्थान है जो बेरोजगारी के आंकड़े लाता है। इस राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने कहा कि बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं। यानी बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के पास काम नहीं होता है, वे कार्यरत व्यक्ति नहीं है। सीधी सी बात है, बेरोजगारी वह अवस्था है जहां व्यक्ति के पास काम नहीं है, काम का अभाव है, व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। यह सामान्य परिभाषा दी जाती है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहता है कि काम नहीं है, यानी बेरोजगारी है। जब हम अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं तो अर्थशास्त्री, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री जिस बात पर सहमत हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि बेरोजगार वह है जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का रोजगार भी नहीं पा पाया। अर्थशास्त्री कहते हैं कि वह व्यक्ति बेरोजगार है जो कम से कम आधे दिन में भी 1 घंटे काम नहीं किया, पूरा दिन तो छोड़ दीजिए। यानी कोई व्यक्ति अगर अपने पूरे दिन में 1 घंटे भी काम नहीं कर पाया तो अर्थशास्त्रियों की नजर में वो बेरोजगार है। 1 घंटे से अधिक काम कर दिया, अपने आधे दिन में 1 घंटे से अधिक काम कर दिया तो उसके पास रोजगार है। यानी पूरे दिन में कितना काम करना होगा? 2 घंटे। चूंकि आधे दिन का शब्द वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हाँ वही शब्द एनसीईआरटी लिखती है। यानी आधे दिन में अगर किसी ने 1 घंटे भी काम नहीं किया तो बेरोजगार है। यह अर्थशास्त्रियों के नजरिए की बेरोजगारी है। भारत में जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि बेरोजगारी के आंकड़े आते कहां से? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के 3 स्रोत हैं। पहला है भारत की जनगणना रिपोर्ट, यहां से बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधी रिपोर्ट, यह दूसरा है। और तीसरा है वह रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े। भारत सरकार कहती है कि जितने लोग बेरोजगार हैं वे हमारे रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें। ये 3 जगहों से मिलाकर के बेरोजगारी के आंकड़े लाए जाते हैं। और हमने जितने आंकड़ों की बात की सब इन्हीं 3 जगहों की बात करते हैं।
तो अब आइए रोजगार सृजन और सरकार। अब बात करते हैं रोजगार सृजन और सरकार की। सरकार के स्तर पर भी ढेर सारे प्रोग्राम चलाती है जिससे रोजगार का सृजन किया जाए, और सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को भी इस तरह बनाती है जिससे रोजगार का सृजन किया जाए। एनसीईआरटी सिर्फ बात करती है कि सरकार के स्तर पर क्या कर रही है, यानी डायरेक्ट क्या कर रही है। ठीक, तो भारत की संसद ने एक बड़ा एक्ट पारित किया जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसे मनरेगा एक्ट 2005 कहते हैं। ठीक, मनरेगा एक्ट 2005 ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देने की एक बहुत बड़ी पहल है। यह मनरेगा एक्ट 2005 कहता है कि देश के ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने को 100 दिन की दिहाड़ी उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। यह एक्ट कहता है, सीधी बात जान लीजिए, कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो नॉन स्किल्ड है, यानी हमको ये नहीं कहेंगे कि ये स्पेसिफिक काम करने आओ, हम कहेंगे तुम अकुशल हो, नॉन स्किल्ड हो, आओ हम गड्ढाई खोदने का काम देंगे तुमको। तो भारत का कहता है यह कानून कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो रोजगार पाना चाहता हो अपने पंचायत में जाए, रजिस्टर्ड कराए कि हमको दिहाड़ी मजदूर के रूप में रोजगार चाहिए। तो यह एक्ट कहता है कि भारत सरकार गारंटी देती है कि कम से कम 100 दिन का काम तो उसे हम दिहाड़ी श्रमिक के रूप में देंगे, और अगर 100 दिन न दे पाए तो सरकार कहती है 100 दिन नहीं दे पाए तो जितने दिन नहीं दे पाए हैं उसका हम उसे भत्ता देंगे। कुल मिलाजुला के मान लीजिए सरकार, ये गारंटी है, सरकार कहती है हम 100 दिन से अधिक का तो देंगे ही देंगे, हम 200 दिन का देंगे, 150 दिन का देंगे, लेकिन मिनिमम 100 दिन तो गारंटी दे रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास काम होगा तो इसको 150 दिन की दिहाड़ी मजदूरी उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन अगर नहीं होगा और इसने रजिस्ट्रेशन कराया, हमने 70 दिन का ही इसको काम दिया, तो शेष 30 दिन का इसे बिना काम किए पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमने 100 दिन की गारंटी दी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने में बहुत बड़ी पहल सरकार की मानी जा रही है। साथ साथ पहला बात ये, दूसरी चीज, सरकार अपने विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्तियां करती हैं, सरकारी नौकरी देती है, यह भी रोजगार का एक स्रोत है। सरकार विभिन्न प्रकार के उद्योग चलाती है, होटल चलाती है, सरकार विभिन्न प्रकार की परिवहन कंपनियां, रेलवे इत्यादि चला रही है, इन सब में भी प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। सरकार ढेर सारे सरकारी उद्यम चला रही है, इन उद्यमों के उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है तो ढेर सारे लोगों को रोजगार मिलता है। आप देखते होंगे ढेर सारी सरकारी कंपनियां सरकार चला रही है, यानी सरकार अपने स्तर पर एक तरफ काम की गारंटी का अधिकार दे रही है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्तियां कर रही है, सरकारी कर्मचारी की नियुक्तियां कर रही है। सरकार विभिन्न प्रकार के रेलवे, परिवहन, होटल, टूरिज्म इत्यादि चला रही है, वहां नियुक्तियां कर रही है। सरकार सरकारी कंपनियां चला रही है, वहां नियुक्तियां कर रही है। यहां सरकार डायरेक्ट रोजगार दे रही है। अब एनसीईआरटी सिर्फ डायरेक्ट रोजगार की बात करती है। अगर सरकार ढेर सारे काम करती है जिससे सरकार कहती है हम काम कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उद्देश्य है रोजगार में वृद्धि, उद्देश्य है रोजगार में वृद्धि। जैसे सरकार कहती है कि हम इंफ्रा का विकास कर रहे हैं, इससे हमारे देश में ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा, रोजगार मिलेगा। ठीक, सरकार कहती है कि हम प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे क्या मिलेगा, रोजगार उत्पन्न होगा। सरकार कहती है कि हम देश में ढेर सारी एफडीआई लेकर के आ रहे हैं, एफडीआई के लिए काम कर रहे हैं, इससे रोजगार मिलेगा। सरकार कहती है कि हम देश में ढेर सारे स्किल प्रोग्राम चला रहे हैं, कौशल प्रोग्राम चला रहे हैं, इससे रोजगार का सृजन हो रहा है। साथ साथ सरकार कहती है हम अपने देश के मार्केट में ईज ऑफ डूइंग ला रहे हैं, अर्थात व्यापार करने के आसान तरीके ला रहे हैं, इससे रोजगार मिलेगा। सरकार कहती है कि हम स्टार्टअप इंडिया ला रहे हैं, सरकार कहती है हम स्टार्टअप इंडिया पर काम कर रहे हैं। सरकार कहती है हम डिजिटल इंडिया पर काम कर रहे हैं, डिजिटल
इंडिया पर काम कर रहे हैं। सरकार कहती है हम स्किल इंडिया पर काम कर रहे हैं। ठीक, सरकार कहती है हम मेक इन इंडिया पर काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पर काम कर रहे हैं। सरकार कहती है हम असेंबल इन इंडिया पर काम कर रहे हैं, असेंबल इन इंडिया पर काम कर रहे हैं। सब एनसीईआरटी बात नहीं लिख रहे, मैं अपने समझा दे रहा हूं। और सरकार कहती है हम सबसे बड़ा जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। सरकार कर रही है जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो 2029 तक चलेगा। और सरकार कह रही है कि इन सब का लक्ष्य, इन सब का उद्देश्य, साथ साथ हमने पीछे बताया कि सरकार इंफ्रा पर काम कर रही है, सरकार एफडीआई पर काम कर रही है, एफडीआई को आसान बनाने पर, सरकार निजीकरण पर काम कर रही है। ठीक, सरकार ईज ऑफ डूइंग पर काम कर रही है, ईज ऑफ डूइंग पर काम कर रही है। इन सब का उद्देश्य अंततः सरकार कहती है कि इस इंफ्रा के पर हम जो काम कर रहे हैं, एफडीआई पर काम कर रहे हैं, निजीकरण पर काम कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग पर काम कर रहे हैं, जो हम स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर काम कर रहे हैं, इन सब का उद्देश्य, इन सब का उद्देश्य है कि देश के हर हाथ को काम दे देना, देश की युवा शक्ति को रोजगार दे देना। सरकार कहती है सबका उद्देश्य है देश के हर हाथ को काम दे देना, देश के हर हाथ को रोजगार दे देना, एक ऐसा भारत बनाना जिसमें युवाओं के हाथ में कमाई हो, बच्चों के हाथ में पढ़ाई हो, बुजुर्गों के हाथ में दवाई हो। और यही होगा आधुनिक भारत, 21वीं शताब्दी का भारत। और इसके लिए इतने काम किए जा रहे हैं। इस चैप्टर में बस इतनी ही बातें हैं। अगला चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कल लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।